बात है, हम लोग सभी लोग गर्मजोशी से तालियों के स्वागत करेंगे कि जिस समाज से आते हैं वो आज समाज सबसे पीछे पौधा उससे उभर कर आए हैं, ये कमल का फूल है। हम इनको हार्दिक दिल से इस सभागार में हार्दिक स्वागत करते हैं अपने तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और हम पहले कुछ अपनी बात को कहें, उससे पहले बाबू जगजीवन राम जी और संत गाडगे साहब के चरण कमलों में अपना हम सिर को नवाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिन मूल्यों को उन्होंने समाज में निरूपित किया इन दोनों महात्माओं ने, वो हमें प्रेरित करे और हम उस रास्ता पर चल पड़े। यही भगवान से प्रार्थना है। और आज समता दिवस के रूप में बाबू जगजीवन राम जी के 100वीं जयंती सह मुक्ति के अग्रदूत जगजीवन राम एवं संत गाडगे नामक पुस्तक का लोकार्पण समारोह के अवसर पर जो कार्यक्रम है उसका आयोजक इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोनों पुस्तकों को उन्होंने ही लिखी है और बहुत पहले से इसके बारे में उन्होंने कह रखा था कि जरूर आप आएंगे, और यही कारण है कि आज हम यहाँ पर आए। नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन प्रेम जी को एक हम इशारा देते हैं। एक शब्द उनका आया था कि विलम्ब से कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आपने एक बजे समय दिया था, हम 1 बजे आए, मालूम हुआ 2 बजे समय है, हम 2 बजे तैयार थे, फिर मालूम हुआ कि बाद में आएगा तो 3 बजे आए। ये आपकी गलती थी, हम लोग की गलती नहीं थी। हम समय पर आना पसंद करते हैं और आए। तो यहाँ पर उपस्थित और ख़ास करके अध्यक्षता हमारे प्रिय साथी विधायक के रूप में रहे हमारे डॉक्टर आर कनौजिया साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चल रहा है कार्यक्रम। और संचालन श्री प्रेम कुमार रजक जी बहुत सलीके से कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उपस्थित डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनकी बात अभी हमने सुनी। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, पूर्व सांसद। उनकी सार गर्भित बात, विद्वतापूर्ण बात और गंभीर बात को सुन करके काफ़ी आज हम प्रेरित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर भुलेश मांझी जी, माननीय सदस्य हैं, बिहार बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। शिव कुमार पासवान जी जो बाबा साहब के स्वरूप के रूप में थे, वो अभी चले गए, लेकिन बहुत हम लोगों को उन्होंने आंदोलित किया। रामेश्वर रजक जी, अनिल रजक जी, अरुण कुशवाहा जी और बबन रावत जी यहाँ मंच पर बैठे हैं। पता नहीं उनकी बातों से क्यों हम लोगों को वंचित किया गया, उनसे बात बुलवाना चाहिए था। तो वही अच्छा, श्रीमती गीता पासवान जी और कमाल परवेज जी, रामनिवास पाल जी, डॉक्टर शशि कुमार जी, श्रवण कुमार जी, राकेश कुमार जी, पप्पू खान साहब, रणविजय पासवान जी, साकेत यादव जी, देवेंद्र रजक जी, प्रहलाद जी, महाराजा खान साहब, बलमा बिहारी जी, सुरेश मुसहर जी और सभागार में उपस्थित हमारे सभी विभिन्न तबकों से आए हुए प्रबुद्ध साथी और ख़ास करके बाबू जगजीवन राम और गाडगे साहब को चाहने वाले, समझने वाले हमारे सभी प्रबुद्ध साथीगण, मीडिया के हमारे साथी जो हमारी बातों को पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे, उनके प्रति भी हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनको भी हार्दिक बधाई देते हैं।
और अन्य समागत सज्जन जिनका नाम हमने नहीं लिया, उनको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। मित्रों, आज ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे एक तरफ हम लज्जित भी हुए हैं और दूसरे तरफ प्रेरित भी हुए हैं। लज्जित इस माने में हमको ऐसा लगता है जो साहित्यिक होते हैं कुछ आगे बढ़ कर के बोल देते हैं, और उसी में डॉक्टर संजय पासवान जी हमको तो सेकंड अम्बेडकर बना के रख दिया। समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कहने के पीछे उनका क्या अर्थ है, तात्पर्य था। जो भी हो, और प्रेरित इस माने में है कि एक से एक बातें हमारे सामने आई जो हमने कभी ऐसा सोचने का भी काम नहीं किया था। मित्रों, हमारा अध्ययन बहुत कमज़ोर है। डिग्री तो ले ली है मैंने, लेकिन अध्ययन नहीं है, समय नहीं मिला। बाद में आम जन की कृपा से 8 बार विधायक रहने का मौका मिला। आज सांसद भी हैं और मंत्रिमंडल में भी समय समय पर स्थान मिलते रहा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का गलतफहमी से मुझे मौका मिल गया था। तो मित्रों, सबसे पहले जगजीवन बाबू के बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं, जब कभी राजेंद्र बाबू से ही सुनते हैं। लेकिन उनके बारे में 2 बात हम सुनते थे और उनसे प्रेरणा हम लेते हैं। एक बात सुनते थे कि जिस विभाग को उन्होंने संभाला वो विभाग को उन्होंने चमका दिया। और उस समय जब हम लोग पढ़ते थे या नौकरी में रहते थे तो मुझे गर्व होता था कि देखो, एक शेड्यूल कास्ट के लोग हैं कि जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग को चमका देते हैं। इसका मुझे गौरव है। और जब मुझे मंत्री बनने का मौका मिला, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, राज्य मंत्री हों, बिहार सरकार के मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, या आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जब कभी कोई डिसीजन मैं लेता हूँ तो जगजीवन बाबू की बातें याद रहती है कि कैसे हम अपने को साबित करें कि जगजीवन बाबू के बारे में जो कहा जाता था कि वो जिस विभाग को लेते हैं चमका देते हैं। काश हम भी कुछ ऐसा करें कि लोग समझें कि जगजीवन बाबू के बाद भीतर मांझी भी कोई आदमी आया था। ये बहुत प्रेरणा मैं उनसे लेता हूँ। रात दिन जब कभी भी मेरी लेखनी चलती है तो मैं यही सोचता हूँ कि कैसे मैं जगजीवन बाबू के सपना के आधार पर अपना काम करूँ। और दूसरा, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हम सुनते थे, जिसकी चर्चा अभी राजेंद्र बाबू और हम लोगों ने कहा कि उनके यहाँ जो लोग जाते थे, चाहे जिस रूप में भी जाए, निराश नहीं आते थे। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जाने वाले लोग आस लेके जाते हैं, निराश होके आते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के और ख़ास करके मेरे कंस्टिट्यूंसी और गया जिला का कोई भी व्यक्ति रोगी बन के जाता है तो उसके लिए मैं द्वार खोल दिया हूँ कि रोगी बन के आवे, मेरे यहाँ रहे, मैं उनको ठहराऊँगा, उनको खिलाऊँगा। और एक आदमी को 20 से 25 हज़ार रुपया महीना मैं दे रहा हूँ। उनकी सेवा चाहे एम्स में हो, चाहे लोहिया अस्पताल में हो, या कहीं भी हो, ले जाकर के उनको दिखलावे और जब ठीक हो जाए तो वो चले आवे। ये हमने जगजीवन बाबू से सीखा है। और एक दिलचस्प बात यह है, कहने में तो ऐसा लगता है, कुछ लोग तो शायद नहीं सोचते होंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। अभी हम एक गलत प्रैक्टिस कर दिया है, वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पैसा अर्जन करता हूँ कि 10 गो स्टाफ रखने का है अरुण बाबू,
तो 7 स्टाफ को तो रखते हैं, लेकिन 2 स्टाफ को हम नहीं रखते हैं। वही पैसा से हम जो रोगी लोग आते हैं उनको खिलाते हैं और उनके लिए सेवा शुश्रूषा करते हैं। एक थोड़ा गलत बात है, लेकिन इसके बाद भी अभी चल रहा है। मैंने संकल्प लिया है। अभी एक डुमरिया के साथी हैं, 7 महीना से मेरे यहाँ रह रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, और कितना टेस्ट और कहाँ क्या हो रहा है, आ रहे हैं। बार बार मैं उनको कहता हूँ, हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि कितना दिन से रह रहे हैं, तो हमको मालूम ऐसा हुआ कि लगता है कि लोग इनके बारे में कोई दूसरा सोचते हैं। इसलिए बुला के मैं कहता हूँ कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जो भी कमी हो मुझसे कहिए, आपको मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, और जितना दिन रहना है आप मुझे पास रहिए, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। ये मैं उनको कहता हूँ। और अपने लोगों से कहता हूँ कि अभी तक तो मैं दाएं बाएं करके चला रहा हूँ, और जैसे दाएं बाएं चला रहा हूँ वो तो बता दिया, लेकिन यदि हमको अगर चोरी भी करना पड़ेगा तो मैं चोरी करूँगा, लेकिन लोगों को खिलाऊँगा और उनको मेडिकल दूँगा। ये हमने संकल्प लिया है। और चोरी करने की बात हम विशेष नहीं बतावेंगे, पासवान जी जानते हैं, अरुण बाबू जानते हैं। आज जो विभाग है, लेखनी है, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे तो 1 करोड़ रुपये आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन हमको याद है अरुण बाबू, वो भी प्रेरणा हम नरेंद्र भाई मोदी जी से लेते हैं। जब मुख्यमंत्री का पद मुझसे छूटा तो हम गए मिलने 2 महीना के बाद, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मांझी जी आप सरकार चलाए हैं। उनका शो कैसे सर? तो आपकी 1700-1800 फाइलें देखी गई है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं मिला। तो हम उनसे जानते हैं, कहा क्या कि सर, देहात में एक कहावत है कि भुइयाँ जो होता है लमनी भर धान में बोड़ाता है। हम भुइयाँ जाति से हैं सर, हमको पे ये सब मिलता है, उतने ही में हम बोराए हुए हैं सर। तो पूछे क्या है लमनी भर धान में, क्या है क्या है, तो उनको हम समझाया, डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि उनकी जो ये बातें और हमारे प्रति जो अपेक्षाएं है, उस अपेक्षा को हम मरते दम तक निभाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो चोरी शब्द कहा, भगवान हम समझते हैं कि कुछ अगल बगल करके ही काम चला लेंगे, चोरी करने का मौका हम नहीं देंगे, ऐसा हम संकल्प लिया है। तो दोस्तों, बाबू जगजीवन राम जिस तरह से समाज को दिए, और सब आप लोग जानते हैं, सब लोग कहा, गाड़िया साहब के बारे में बात आई, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे सामने, हमारे दिमाग में एक दूसरी बातें आती है। शायद वो रास आवे कि नहीं आवे लोगों को, लेकिन हम दृढ़ निश्चयी हैं, जब तक जिन बातों की चर्चा हम करते हैं तब नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे जितना लच्छेदार भाषण दे दें, जितनी कहानियाँ लिख दें, जितनी जीवनियाँ लिख दें, तो ये कहानी याद आ जाती है। बहुत साधारण कहानी सबको जानते हैं कि एक चिड़िया थी, कोई पाले पोसे था अपना, उससे मित्रता थी मनुष्य को, जैसे आज भी बहुत से गरवैया पालते हैं, मैना पालते हैं। तो उस चिड़िया से आदमी बोला कि देखो बहन, जाना तो बाहर में, लेकिन अगर बहेलिया आएगा और दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। वो तो समझ गया कि हम अपने बहन चिड़िया को बता दिया है, लेकिन ये याद हो गई उस चिड़िया को बात, और अपने ग्रोह में सब लोगों को कहने लगी, सिखा दिया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। लेकिन वो बाहर जा गई और सच में बहेलिया आया, दाना डाला और अपना जाल बिछा दिया। ये कहते कहते उसमें फंस गई, चला गया। फिर बहेलिया क्या करता है सब कोई जानते हैं। आज हम मोर और लेस, हमारे सामने भी यही स्थिति है। हम बाबू जगजीवन राम के बारे में बोलते हैं, अंबेडकर साहब के बारे में बोलते हैं, गाडगे साहब के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि उनकी बात को भी हम कभी आचरण में लावें। हम अभी अरुण बाबू बोल रहे थे कि वो कुछ अपने को जो लोग कहते हैं कि भाई क्या कहते, सामवाद के लोग थे, अति सामवाद के लोग थे, उनके साथ भी रहे हैं, उनसे भी बात होती है
कुछ नक्सल भाइयों से भी बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि आप ऐसा कर लो, करते हो, सही बात है, लेकिन जिन बातों से हमारा विकास संभव है वो तुम करते हो। कहा भाई दूर जमीन के लिए झगड़ा लगा देंगे, 1 किलो मजदूरी के लिए झगड़ा लगा देंगे, लेकिन कभी नहीं उन्होंने कहा कि जो बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज इसका कोई नारा लगा रहा है? और जब तक नारा नहीं लगाएगा, जब तक ऐसा नहीं होगा, तो बाबा साहब ने ठीक कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज शिक्षा से तो हमको दूर रखा जा रहा है, हम दहाड़ेंगे कैसे? 78 साल गुजर गए आज़ादी के, कहाँ विचार हमारा है? जात के नाम पर, पात के नाम पर, अन्य पार्टी के नाम पर क्या कहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारा बीमारी का जड़ है उस ओर हम लोग जा नहीं रहे हैं, और बार बार अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं, बार बार बाबू जगजीवन राम जी का नाम लेते हैं, सब लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन उसके आलोक में कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, आंदोलन नहीं चला रहे हैं। जब वैश्विक मताधिकार हमको मिला है, उसके अनुसार प्रतिनिधि हमको चुनना है, तो वहाँ पर जात पात, पार्टी और समीकरण की बात करते हैं, पैसा की बात करते हैं, लेकिन हम इन सिद्धांतों को भूल करके हम मतदान करते हैं, तो फिर कैसे काम होगा? आज 78 साल गुजर गए, आज क्या स्थिति है? सब विद्वान लोग हैं। साक्षरता दर, किसी तरह से नाम लिखना है तो 100 में 80-82 जनरल लोगों की साक्षरता दर है, और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% था, अभी कुछ बढ़ा है, 32-34% है। एक तो डिस्क्रिपेंसी ये हो गई कि कहाँ 80 और 82 और कहाँ हम 30 या 32। 78 साल तो गुजर गए, बाबा साहब को कहाँ याद कर रहे हैं हम लोग? पढ़ने लिखने की बात कहाँ याद कर रहे हैं हम लोग? कहाँ इसके लिए आंदोलन हो रहा है? भूमि हड़पो, लाल झंडा गाड़ दो, ये बात सही है, हड़ताल कर दो, लेकिन इसके लिए कहीं नहीं हड़ताल हो रहा है कि भाई हमको स्कूल में पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं होती है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं है। दूसरे देशों में है, फ्रांस में है, वो हमारे साथी अभी गए हुए थे एक नतनी के जन्मदिन में फ्रांस में, उन्होंने कहा उन्हें कि वहाँ गए, 6 बरस की हमारी नतनी हुई, नोटिस आ गया, सरकार ने दाखिला दिलाइए, और दाखिला दिला देंगे। वो पढ़ लिख करके 21 वर्ष 20 वर्ष में अपना निकलेगी, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार उसको जहाँ जाना होगा, व्यापार करना होगा, पढ़ना होगा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना होगा, वो सब बनेंगे। और दूसरे राज्य देशों में है, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? और जब तक शेरनी का दूध, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं हम पिएंगे, तब तक हम नहीं गरजेंगे। और बहुत चालाकी से षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं सरकार में रहा हूँ, आज भी मैं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकारी विद्यालयों में कौन पढ़ रहा है? मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, एक छोटी पार्टी में चलाता हूँ, उस पार्टी का में सिद्धांत है कि हम दुनिया में 2 ही जात को जानते हैं, गरीब और अमीर को। और सरकारी विद्यालय चाहे ग्राम में हो, चाहे और कहीं भी हो, चाहे सवर्ण का बच्चा हो, अवर्ण का बच्चा हो, शेड्यूल कास्ट का बच्चा हो, सब गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ता है, अमीर का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता। अमीर का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ तक कि 20 लाख 25 लाख सालाना दे करके पढ़ता है। और यही कारण है कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, न्यायाधीश वही बनता है हमारे बच्चे जो सचमुच में मिरेकुलस उनका इंटेलिजेंस है, उसके मान करके थोड़ा सा निकल जाते हैं, 1-2%, 4%, लेकिन जनरली तो वही लोग होते हैं। इसके कारण यही है कि सरकारी विद्यालय की स्थिति आज खराब है। लोग समझते हैं अरे यहाँ तो गरीब के बच्चा पढ़ता है, कौन देखने जाता है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज से 4 साल पहले कहा था कि नियम बना दो कि हर हालत में चाहे जिसका बच्चा हो सरकारी विद्यालय में पढ़े,
और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि गलतफहमी में मैं मुख्यमंत्री बन गया था। अगर 2 महीना मुख्यमंत्री और मैं रह जाता, फरवरी 2015 में हमको रिजाइन करना पड़ा 19 को, अगर जून महीना तक रह जाता तो बिहार में ये कानून मैं लागू कर देता कि किसी का लड़का सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा, दूसरी जगह नहीं पढ़ेगा, चाहे जो भी आंदोलन होता। आज कोई आंदोलन कर रहा है ऐसा? आज कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। बहुत लच्छेदार भाषण हम भी दे देते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक 75-78 साल बीत गए और 78 साल बीतेगा। जीतन मांझी ऐसा एक आदमी बाहर आ गया और लोग आ जाएगा, लेकिन सेचुरेशन जिसको कहते हैं, 100% उन्नति की बात कहते हैं, वो नहीं आएगा, जिसके लिए अंबेडकर साहब ने बहुत पहले कह करके बात कहते उन्होंने किया है काम। और दूसरी बात जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे संजय भाई जी, उन्होंने तो समाज के सामने उदाहरण दिया। आज लोग जय भीम कहता है और उनका जयंती मनाता है, तो जय भीम कहता है अरुण बाबू, हम कभी कल मन में उसको हम खींचते हैं कि हम जय भीम कहने लायक हैं जो जय भीम कहते हैं। चाहे सरकार या व्यक्ति इसलिए नहीं कहते हैं। 1956 में अपने डेथ के समय में क्या उन्होंने कहा था? हिंदू धर्म में जन्मना मेरा ये था, व्यवस्था थी, मेरे माता पिता थे हिंदू, हम जन्म गए, लेकिन मैं मरूंगा उस धर्म में नहीं। और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो क्या संदेश उन्होंने दिया था? संदेश दिया था कि जाति विहीन समाज की कल्पना करो, अपनाओ ऐसा धर्म जिस धर्म में जात पात का कोई मामला नहीं हो। लेकिन आज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा विकास नहीं होगा। विकास इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं, हम अपना विकास नहीं चाहते हैं, उस दिशा में हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और राजनीति में भी सरकार की ओर से भी गलतियां हैं। उन्होंने भी राजकीय सम्मान मनाया, सब कुछ मनाया। जो अम्बेडकर साहब के सम्मान में, बाबू जगजीवन के बारे में भी बहुत बात सोचते हैं, लेकिन उनके बातों को कभी समझाने की बात करते हैं। बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति एक चाबी है और विकास एक ताला है। जब तक चाबी नहीं लोगे तब तक विकास नहीं होगा। बात तो सही है। आरक्षण के बल पर हम लोग कुछ जीत जाते हैं सीट, तो क्या सरकार पर दबाव डालेंगे? यहाँ इसको अन्यथा मत मानोगे मेरे भाइयों। हम अभी कुछ दिनों से कहने लग गए हैं, पॉलिटिकल बात नहीं, लेकिन मेरे मन का ये व्यथा है। हम कहा अभी हम 4 विधायक हैं, हम नहीं कुछ कर पाते हैं। अगर एक मन का अगर 20 विधायक आ जाए विधानसभा में, तो कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा अपनी बात वो करवा लेगा, वहाँ पर करवा लेगा वो। कम से कम ये भी तो सोचो, एक विचार के आदमी को 20 को 25 को तो जिताओ, 30 को तो जिताओ कि वो करवा दे। ठीक है, उन्होंने कहा मत कहो, बात दूसरे को क्यों कहते हो कि हमको बांट दिया है? नहीं बांटा है, हम अपने को बांट दिया है। शेड्यूल कास्ट में अनेकों जात और वर्ण को लेकर चलते, हम हैं तो हम हैं तो हम हैं तो हम हैं तो सब कुछ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक मत से, एक दृष्टिकोण से, एक समाज का जो भावना है उसको लेकर के अगर राजनीतिक रूप में आवे, तो हम समझते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी होगा, उसको वो बता देगा, कह देगा कि तुमको ये काम करना है। बाबू जगजीवन जी ने तो बहुत बात सहने का काम किया, बहुत बार उन्होंने कहा, सारी बातें हुई, लेकिन हम लोग कर रहे हैं काम। और राजनीतिक बात यदि आप कहते हैं, कोई आज तक कहता है भवन जी कि 1932 में जब पूना पैक्ट बन रहा था, तो ये तो कहेंगे तो अखबार वाले कह देंगे कि जीतन मांझी तो गजब बोल दिया। और कुछ लोग हमको अपने लोग भी गाली देगा कि आरक्षण तो हमको भीख में मिला है, हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। आज आरक्षण दे करके हमको आज ऐसा कर दिया है कि 2 दर्जे का लोग मान लिया है, चाहे राजनीति में हो चाहे सरकारी नौकरी में हो। इसलिए अम्बेडकर साहब ने वो प्रारूप में था
कि शेड्यूल कास्ट के लिए राजनीतिक चाबी प्राप्त करना है तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरल बनाओ, सेपरेट इलेक्टोरल। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आज बोलता है? कोई भी हिंदुस्तान में कहीं भी अंबेडकर साहब के और परिवार लोग भी नहीं बोलता है। हम कभी बोलते हैं तो हमको पागल बोलता। हम गए थे गोपालगंज में, तो एक पत्रकार पूछ रहे थे कैसे आप कह रहे हो कि सेपरेट इलेक्टोरल होगा, इसका फार्मूला बताओ। तो हम कहा है फार्मूला, आपको समझने का चीज़ है। MLC यहाँ होते हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, और एक तरह से आप 3 प्रकार के MLC होते हैं। तो उनको MLC में वोट देने का अधिकार होता है, MLA का भी वोट देने का अधिकार होता है। तो दो जगह वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। उसी प्रकार से अगर शेड्यूल कास्ट के लिए कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट को ही वोट देने का अधिकार रहे, अपना दूसरा वोट दूसरे को दे, तो दूसरा लोग वोट दे करके MLC जिता देते हैं। और शेड्यूल कास्ट अपना वोट दे करके, जनरल वोट दे करके अपने लिए अगर वोट देता तो क्या कोई गलत हो जाती बात है? लेकिन हमारे शेड्यूल कास्ट के जितने भी नेता हैं, चाहे दिल्ली में हो यहाँ हो, कोई सेपरेट इलेक्टोरल को तो भूल ही गए हैं लोग। तो बाबू जगजीवन राम के बात हम कहें, किताब आप राजेंद्र बाबू लिख लीजिए, बहुत लिख लीजिए। संजय पासवान जी विद्वान हैं, आप लोग लिखिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन वही हो रहा है, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। अब हम फंसते जा रहे हैं। तो इसके लिए अंबेडकर साहब को समझना होगा, जगजीवन बाबू को समझना होगा, सेपरेट इलेक्टोरल की मांग करना होगा। हमको कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तब तक 78 साल मेरा गुजरा है और 78 साल होगा, हम लोग इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। एक बात और सामयिक आई है, हम नहीं समझते हैं कि बाबू जगजीवन राम जी इससे अलग हुए होंगे या अलग बात सोचते होंगे, लेकिन उस समय बात नहीं आई थी। कैबिनेट में एक मसौदा आया क्रीमी लेयर और वर्गीकरण। तो क्रीमी लेयर पर तो हम भी साथ थे कि भाई क्रीमी लेयर की बात कीजिएगा तो हम समझते हैं कि जो करना है कीजिए, हम लोग सहमत हैं। लेकिन ये जो आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण तो होना ही चाहिए। और वर्गीकरण का एक फार्मूला हमने दिया था जब हम मंत्री थे। तो जात की बात मत कीजिए, लेकिन अभी लिटरेसी रेट की बात हमने की। जो समाज 20% तक लिटरेट है या उससे नीचे है, उसको अलग बात में रखिए, और जो 20% से ऊपर में है उसको सेपरेट रखिए। तो इसमें कौन जात का वर्गीकरण है भाई? अपने आप आ जाता है। आप सेंसस कराइए, जातीय जनगणना कराइए, जिसमें हमारा लिटरेसी रेट का मामला आवे, तो ये भी कराइए। तो ये भी बात नहीं हो रही है, तो हमारा विकास कैसे होगा? अनेकों किताब में लिख जाए गाडगिल साहब का या बाबू जगजीवन राम जी का, उससे कोई फायदा नहीं होना है। हम लोग बोलते रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग यूनाइट होकर के सेपरेट इलेक्टोरल की मांग नहीं करेंगे, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की मांग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए यदि जगजीवन बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं, समता दिवस मनाना चाहते हैं, समता का मतलब यही है, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन आज कहाँ है? हम बार बार कहते हैं कि हम तो भूइयां जाति में जन्म लिया है। हम गोरखियाई करते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। राजेंद्र बाबू, हाँ हो तो अपन बेटवा के पढ़ा करके कलेक्टर बना देवी। तो पीटा गया मेरे पिताजी को। हमारे पिताजी मुर्गी और बकरी लेकर के कहीं दूसरे गांव में चलो। हम कहा कि कहाँ जाइएगा दूसरी जगह? लोग कहेगा कि चोरी चमारी करके आए हो तुम, यहीं रहिए ना, सही है ना, हम पढ़ेंगे। किसी तरह से गुरखियाई करके ही सही पढ़ने का काम किया, हम लोग यहाँ तक आए। लेकिन ये दुश्वारियाँ आज भी है, दूसरे रूप में है। बच्चा 8 वर्ष का होता है तो कहाँ चल जाता है? GT रोड में चल जाता है। बड़े बड़े रोड के जो होटल होते हैं वहाँ पानी देता है, प्लेट होता है, यही तो कर रहा है।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक अनिवार्य रूप में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं कीजिएगा, नहीं करवाइएगा, इसकी लड़ाई नहीं होगी, तो बाबू जगजीवन राम जी का सपना पूरा होने वाला नहीं है, अम्बेडकर साहब का सपना पूरा होने वाला नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और शायद मैं समझता हूँ कि कोई इस बात को न बोलता है तो हम जीतनवानी पागल हैं जो बोल रहे हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करो, सेपरेट इलेक्ट्रॉल की बात करो। लेकिन हमारी पूरी आस्था है, दृढ़ विश्वास है कि जब तक ये बातें नहीं होगी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है 2-4%, 5% आगे बढ़ जाएं, 10% आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमको 100% बढ़ना चाहिए, तब ना हम समाज का ये लेंगे। और एक बात और भी कहते हैं, ठीक कहते हैं, एजुकेशन से सारी बात जाती है, लेकिन आज भी है, हम तो मुख्यमंत्री थे, गए थे मधुबनी में, एक मंदिर में ले गए लोग, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमको भगवान में हम विश्वास करते हैं लेकिन पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश मिश्रा बहुत आदमी विनती करके एक मंदिर में ले गए, वहाँ मैंने पूजा जो करवाए किए ऊपर मन से, लेकिन वह जो हटे वहाँ से तो मालूम हुआ कि मंदिर को धोया गया है। तो यही तो व्यवस्था आज है। ये 2014 की बात है, आज हम लोग 25 में हैं। तो ये व्यवस्था तब मिटेगी जब हम सब लोग सशक्त होकर के अपना अधिकार लेने को तैयार नहीं होंगे, तब तक। उसके लिए बाबू जगजीवन राम जी बात सही है, बहुत इन्होंने भी सहा उस समय, क्या क्या सहा होगा उस बारे में। 1908 का मामला है, 1914 का मामला है, पढ़े होंगे। जब हम 1956 और 58 की बात जब हम कह रहे हैं, जब हमने ई झेला, तो 2008, 10, 12 में क्या नहीं झेले होंगे, वो बात सही है। तो इसलिए यदि हम सच्चे उनके अनुयायी हैं और उनके विचारों को कैरी ओवर करना चाहते हैं, तो उनको विचारों को आंदोलन देना चाहिए, आंदोलित होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकली हो या एजुकेशनली हो। हम लोगों को इसके लिए, जिसको जिहाद कहा जाता है, जब तक इस वर्ग के लोग, इस समझ के लोग जिहाद नहीं छेड़ेंगे, तब तक ये काम नहीं होना है, नहीं होना है, मेरी ये समझ है। तो इसलिए राजेंद्र बाबू अनेक किताब लिख दें, और लोग भी बहुत कहते हो, किताबें हैं बहुत सा। बाबा अम्बेडकर को भी लोग भूल रहे हैं। बाबा अम्बेडकर ने जो काम किया, आज संविधान की बात लोग कर रहे हैं। संविधान में उन्होंने जो प्रारूप में जो हमको अधिकार दिया, आज अधिकार हमको मिला है, कुछ किताब लेकर के चलते हैं उसके। संविधान का हो रहा है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जब मामूली बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं लोगों को क्षमता आगे बढ़ाने के लिए, बात करने के लिए, तो बहुत सी बात की झगड़ा हो रही है। जब 370 हटाने की बात आई तो क्या क्या न हुआ, 3 तलाक मामला को हटाने की बात आई तो क्या क्या न हुआ, आज वक़्फ़ बिल आया, पास हुआ तो क्या क्या हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी तो आगे आवे, कोई भी तो आगे बढ़े, समाज को आगे भी काम करे। तो जो क्रांतिकारी काम करना चाहता है उसका विरोध होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम जगजीवन राम के अनुयायी हैं, हम जब अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, जब हम गाडगे साहब का चाहे सफाई के मामले में जब ये हैं, तो हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारा गाडगे साहब की बात आती है तो आज बिहार में कोई आंदोलन नहीं चल रहा है सफाई कर्मचारी आयोग का। कई एक बार हम लोग मांग किया है, सड़क पर उतरे, भारत सरकार में भी हमने एक बार कहा कि साहब आप तो मनाए हुए, सारी बात मनाए, लेकिन बिहार के लोग नहीं मना रहे हैं सफाई कर्मचारी आयोग। तो इसके लिए कॉमन सबको मिल करके लड़ना चाहिए, तभी हम में एकता आएगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो ये लोग कह दिया बांट दिया है, बांटा नहीं है कोई, हम बटे हुए हैं। उसका काम तो था बांटना, लेकिन हम आज क्यों बटे हुए हैं। ठीक तो कहा अम्बेडकर साहब ने भी कहा जाति विहीन समाज की कल्पना करो, और ठीक कहे संजय बाबू ने। हम तो जगजीवन बाबू के इसका भी प्रारूप मानते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहाँ की, इंटरकास्ट मैरिज तो उन्होंने किया, प्रमोट तो किया, लेकिन उनको मानते हैं हम। तो हम कितने लोग हैं जो इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट कर रहे हैं। और जब तक इंटरकास्ट मैरिज हम लोग नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए आपसे बड़े लोग हैं नहीं करेंगे, आप जिस समाज में, दलित समाज में, वहाँ तो कीजिए। तो आपका या वो भैया है तो चमार है तो दुसाद है तो पासी है तो फलना है,
यहाँ तो कम से कम करके दिखलाइए, तब ना बाबू जगजीवन राम की बात हम लोग मान सकते हैं या अम्बेडकर साहब की बात मान सकते हैं। तो वो तो कर नहीं रहे हैं। इसलिए कथनी से करनी करे तभी सारी बातें हो सकती है। करने से कहने से कुछ नहीं होगा। ऐसा डिलीब्रेशन हम लोग हजारों कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उसी से होगा कि मनसा वाचा कर्मणा, हम लोग जो 2-3 गो ग्रंथियाँ बनी हुई है उस ग्रंथियों को तोड़ना है, और जब तोड़ेंगे तब हम राजनीतिक रूप में और एजुकेशन के रूप में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम अम्बेडकर साहब को पुनः याद करना चाहते हैं कि वो अम्बेडकर साहब और कार्ल मार्क्स में फ़र्क यही था। कार्ल मार्क्स कोई भी चीज़ को आर्थिक दृष्टिकोण से देखते थे। अम्बेडकर साहब का कहना था कि नहीं, सोशल और एजुकेशनली हमारा बैकवर्डनेस से दूर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उस दृष्टिकोण को भी आगे अपना करके अगर हम बढ़ें और करें तो हम समझते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, वो आगे बढ़ेगा, और नहीं तो भगवान भरोसे हम लोग टुप्पा टुप जिसको कहते हैं आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत आगे बात न बढ़ा करके हम कुछ भाग करके अपनी बातें को कह दिया है, क्योंकि हमको विश्वास इसमें नहीं होता है। हम इसीलिए बहुत सी किताबें हम नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं व्यवहार को, हम देखते हैं आधुनिक जीवन में क्या हो रहा है उसको, और उसी के आधार पर में हम बोलते हैं। इसलिए एक तो समय नहीं मिला, आदत नहीं बनी, लेकिन आज भी वही आदत है कि हम किताब को नहीं पढ़ते हैं। हम गांव में जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि मजदूर कैसे काम कर रहा है, इसके घर में क्या स्थिति बनती होगी, कैसे ही घर चला रहा है, ये विधवा है, इसके हस्बैंड मर गए हैं, इसकी 2-2 को बेटियाँ हैं, कैसे शादी करेगी, कैसे खाएगी, कैसे पी, हम वहाँ अध्ययन करते हैं। आज भी गांव में हम जाते हैं तो यही अध्ययन करते हैं, और वहीं से हम कल्पना लेते हैं। हम नंदन ऑफिस स्कूल इकोनॉमिक्स में एक बार गए हुए थे भाषण देने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो एक टर्की के करेस्पॉन्डेंट थी लड़की, वो पूछा कि सीएम आपने ब्लैक मार्केटियर्स को प्रमोट करने के लिए बोला है बिहार में, और उसमें हम बोले थे यहाँ मोकामा में या कहीं पर छोटे छोटे व्यापारी लोग थे, उनका एक मीटिंग थी, वो बुलाए थे। तो हमने उनको कहा था कि आपकी बेटी 35 साल की हो गई है, आप उसका शादी नहीं कर सके हैं। घर में जाते हैं तो पत्नी कहती है कि आप बेटी की शादी कब करोगे। बाहर निकलते हैं तो लोग कहता है कैसा हतभागी है कि 35 साल की बेटी को रखे हुए है, तो तुम्हारा जीवन नरकीय हो गया है। और अगर तुम व्यापार करते हो और बेटी की शादी के लिए अगर चोरी कर लिया है और वो केस मेरे पास आएगा तो तुमको हम माफ़ कर देंगे। हमने यही कहा था उस समय। उसी तरह से कहा था तुम्हारा बेटा 40 साल का है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, वो मरणासन है, और अगर तुम व्यापार करते हो, अगर उसको बचाने के लिए तुम चोरी करते हो तो तुमको माफ़ कर देंगे। यही बात हमने कहा था। ये कहीं किताब में नहीं लिखी हुई है, ये व्यवहार से और ये से अनुभव से किया जा सकता है। तो नंदन ऑफिस स्कूल इकोनॉमिक्स में 2.5 मिनट कम से कम तालियां बजी थी इस पर। तो वही मैं कहता हूँ कि बुकिश नॉलेज मेरा नहीं है। आज सही आप लोग बहुत कम को ही जानते हैं। स्पीकर साहब परसों एयरोड्रोम पर मिले, वो जा रहे थे जयपुर, हम आ रहे थे यहाँ, निकल गई बात, पूछ रही वो उम्र का, तो कहा, हमने कहा सर आई एम पासिंग 80। उछल गए, कहें कि 80 पार कर रहे हैं आप? तो हाँ 80 हम पार कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तो 80 पार के आप क्या पढ़ेंगे, अनुभव की बात करेंगे, लेकिन हम हाथ जोड़कर समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर हमारी बातों में कोई दम है तो हम लोगों को लड़ाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए करना चाहिए, हम लोगों की लड़ाई सेपरेट इलेक्टोरेट की करना चाहिए। ये दोनों बात को अगर हम लोग करके आगे निकलेंगे तो हमारा निश्चित रूप में विकास संभव है, वरना निकास संभव नहीं है। यही कह करके बाबू जगजीवन राम जी के चरण कमलों में और गाडगे के चरण कमलों में मैं सिर को नवाता हूँ और उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।